आज के मुख्य समाचार। कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में हिमकेयर योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप। सरकाघाट युवती हत्याकांड के विरोध में नाहन में एबीवीपी का प्रदर्शन। हिमाचल में बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊना में भीषण अग्निकांड। शिमला सचिवालय में सीएम सुक्खू का विपक्ष पर हमला। मंत्री हर्षवर्धन चौहान और बीजेपी पर साधा निशाना। लोअर बाजार में बगला मुखी जयंती पर श्रद्धा और एकता का संदेश। बढ़ती गर्मी से शिमला के लोअर बाजार में व्यापार प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल दिखावे की राजनीति कर रही है और उसका असली उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण देना। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 2023 में पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के पक्षधर रही है और 33% आरक्षण दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास करती रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी खुद यह विधेयक लेकर आई है वही अब इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रही है, जो पूरी तरह विरोधाभासी और भ्रामक है। सीएम सुक्खू ने भाजपा के हालिया धरना प्रदर्शनों को लेकर कहा कि यह कदम दर्शाता है कि पार्टी की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो वह इसे तुरंत लागू करने के लिए ठोस कदम उठाते। विधेयक में जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने की शर्त छोड़कर इसे टालने का प्रयास किया गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर धरना देना केवल राजनीतिक नौटंकी है। मुख्यमंत्री ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि जब प्रदेश आपदा जैसी गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा था तब विपक्ष ने कोई ठोस भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भाजपा की सक्रियता नजर नहीं आई। अब जब राजनीतिक माहौल बन रहा है तो मुद्दों को उठाकर लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा लगातार ऐसे मुद्दों के जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जागरूक है और वह इन रणनीतियों को भली भांति समझ चुकी है। अब इस तरह की राजनीति ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा द्वारा बनाए जा रहे भ्रम का असर सीमित रहेगा, क्योंकि लोग वास्तविकता को समझते हैं और सरकार के कामकाज को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल नीतियों की बात नहीं करती बल्कि उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी खुलकर चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। यह बयान पार्टी के संगठनात्मक आत्मविश्वास को दर्शाता है और आगामी चुनावी तैयारियों का संकेत भी देता है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान से साफ है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल नीति तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है। क्या यह वास्तव में महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदमों में बदलती है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जो खासकर एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने की लिए। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पास करने में जो 2023 का पूरा समर्थन दिया। उससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने 33% का आरक्षण राज्यसभा में पास करके दिया।
फिर ये किस प्रकार का धरना और प्रदर्शन? ये धरना और प्रदर्शन इस बात को इंगित करता है कि वो महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहते। 2023 का बिल कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने लाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 33% आरक्षण देंगे, और कब देंगे? जब सेंसस पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसकी डिलिमिटेशन होगी। तो ये कहना और धरना करना, ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। भाजपा जो है हिमाचल प्रदेश में ये जनता विरोधी है, ये पक्की बात है। आपदा में धरना नहीं दिया इन्होंने आरटीजी बंद किया तब धरना नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी के 1500 करोड़ रुपए मिलने थे, वो तब नहीं बात कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए धरना दे रहे हैं और इस प्रकार का ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं इस बारे में क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा वहाँ रहा नहीं। देखिए, खड़गे जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन पर FIR करके उनकी जुबान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी की और सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार की FIR दर्ज करके उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इससे डरते नहीं हैं। हम सब लोग खड़गे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसी कोई बात नहीं। सर, शिमला के जो कमला नेहरू अस्पताल को जो उस 2 सेक्शन को अलग करने की बात है, उसमें डॉक्टर्स एसोसिएशन भी सामने आ गई है, उन्होंने आपको चिट्ठी भी लिखी है। डॉक्टर एसोसिएशन से भी कहना चाहूँगा, हमने मदर एंड चाइल्ड सारे हिमाचल प्रदेश में अलग हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड भारत सरकार ने अलग हॉस्पिटल बनाए। गायनी का मैं अगर हॉस्पिटल अगर वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, गायनी का अगर वार्ड वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उससे वो महिलाओं को अच्छा इलाज मिलेगा, उन्हें अच्छी टेक्नोलॉजी रोबोटिक मिलेगी। और जो अभी KNH के पास अल्ट्रासाउंड है, वो उसमें तो अल्ट्रासाउंड पूरी तरह नज़र भी नहीं आता। मैं तो उसको भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार का आंदोलन करना गलत बात है। आप खुद जाके देखिए कि महिलाओं का अच्छा इलाज IGMC में मिलेगा। मैंने उसको शिफ्ट किया है और हम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को वहीं रखें। प्रदेश में मौसम इन दिनों 2 अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक और जहां ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बारिश बर्फबारी का दौर लौटने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मैदानी जिलों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम में इस असंतुलित पैटर्न से न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि कृषि, पर्यटन और दैनिक गतिविधियों पर भी असर डालना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों में खासकर ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अचानक बिगड़ सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और दृश्यता में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसके बाद 26 और 27 अप्रैल को मैदानी जिलों में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 28 और 29 अप्रैल को फिर से बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जो संकेत देता है कि प्रदेश में मौसम की अस्थिरता अभी भी बनी रहेगी। इस बीच 26 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू, शिमला शामिल है, तूफान और तेज हवाएं चलने का यहाँ पूर्वानुमान बताया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में अचानक तेज झोंकों के साथ हवाएं चल सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने या यातायात प्रभावित होने की आशंका है। खासकर पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों में कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिससे भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरी ओर चंबा और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई गई है, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश में वर्षा का वितरण असमान रहने वाला है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि मई महीने की शुरुआत भी राहत भरी नहीं होगी। 1 से 7 मई के बीच ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा साफ है कि प्रदेश में मौसम का यह उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में बना रहेगा। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। ऊना में अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इसके अलावा कांगड़ा में 36.4 डिग्री, सुंदरनगर में 35.8,
अमेठी में 35.3, मंडी में 35.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नाहन में 34.9 डिग्री रहा है। धर्मशाला व सोलन में लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। शिमला में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री, मनाली में 26.8 डिग्री और कल्पा में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं ताबू में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है, जो इस साल गर्मी के तेवर तेज होने का संकेत देता है। इस असामान्य तापमान वृद्धि का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर। मौसम के इस दोहरे प्रभाव ने प्रदेश में जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है। प्रशासन और मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें, जबकि किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम का यह बदलता अस्थिर मिजाज आने वाले दिनों में चुनौती बना रह सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। सरकाघाट क्षेत्र के गोपालपुर के नैन गांव में 19 वर्षीय युवती सिया गुलेरिया की निर्मम हत्या के मामले को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद APVP ने नाहन में जोरदार प्रदर्शन कर इस जघन्य घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ABVP कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकाघाट के नैन गांव में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 19 वर्षीय मासूम बेटी सिया गुलेरिया की जिस तरह बेरहमी से हत्या की गई, वह समाज के लिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर होती जा रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रही है। ABVP के पदाधिकारियों ने कहा कि आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और अभिभावकों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार समय रहते सख्त कदम नहीं उठाएगी तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ भी सकती है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग उठाई कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जाए और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। सभी को नमस्ते। मनीष पिरसंटा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। साथियों, सरकाघाट के अंदर एक अत्यंत दुखद खबर हमारे सामने आती है, जिसमें हमारी कॉलेज जा रही छात्रा बहन के ऊपर कुछ नशे में लिप्त युवक द्वारा उसके गर्दन पर दरार से 7 से 8 बार हमला किया जाता है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थी परिषद इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2024 के अंदर पालमपुर में भी एक महिला के ऊपर, एक छात्रा के ऊपर दरार से हमला किया जाता है। उसके साथ साथ 2025 के अंदर हमीरपुर के अंदर हम घटना देखते हैं कि 25 में भी हमारे एक बहन के ऊपर, एक औरत के ऊपर 14 साल के युवक द्वारा उसके साथ छेड़खानी की जाती है, उसके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है। जब वो विरोध करती है तो उसके ऊपर तेजधार हथियारों से हमला किया जाता है। और अब 2026 की बात करें तो 26 में हमें ये ऐसा वाक्य देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इस पूरे प्रदेश के अंदर ये जो सरकार है, कांग्रेस की जो सुक्खू सरकार है, बातें करती है महिला सशक्तिकरण की, बड़े बड़े मंचों पर कार्यक्रम करवाती है महिला सशक्तिकरण के, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार हर साल कुछ ऐसे मुद्दे भी होंगे जो आप सभी के समक्ष नहीं आए होंगे, इस प्रदेश के समक्ष नहीं आए होंगे, जिन्हें दबा दिया गया होगा। ऐसे भी कई मुद्दे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा मानना है कि पूरे प्रदेश के अंदर
ये जो सुक्खू सरकार है, जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर पूर्ण रूप से विफल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। नशा कारोबारियों का, चाहे चिट्टा माफिया हो, वन माफिया हो, अब बेलगाम हो चुके हैं। विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से इसका विरोध करती है। वो समय समय से आंदोलन के माध्यम से भी इस प्रदेश सरकार को चेताया था, और आज ये जो श्रद्धांजलि सभा और इसके बाद हम प्रदर्शन करने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, वो विरोध प्रदर्शन इस सरकार से इस वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है, उनसे इस्तीफा लेने की मांग करते हैं और इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन करने की मांग करते हैं। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में हिमकेयर योजना के तहत इलाज में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप इन दिनों सामने आए हैं। एक तीमारदार ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की है। मनीष सुषमा देवी के तीमारदार अनुज कुमार ने आरोप लगाया कि उनके मरीज का गॉल ब्लैंडर का ऑपरेशन हिमकेयर कार्ड के तहत किया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद उन्हें 10 दिन की दवाइयां मिलनी थी, लेकिन अस्पताल के 113 नंबर काउंटर पर केवल 5 दिन की दवाइयां देने की बात कही गई। अनुज कुमार का आरोप है कि बाकी दवाइयों के लिए उनसे नकद पैसे मांगे गए, जो कि हिमकेयर योजना के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब मरीज का इलाज योजना के तहत हुआ है तो दवाइयों के लिए अलग से पैसे लेने सरासर गलत है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ इस तरह से नहीं दिया जाएगा तो आम लोगों का भरोसा इन योजनाओं से उठ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में इस तरह की प्रार्थनाएं आम हो चुकी है और कई मरीज इस समस्या का सामना भी कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने से कतराते हैं। तनुज कुमार ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि इस पूरे मामले की स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं का इस तरह दुरुपयोग होना बेहद चिंताजनक है। इस मामले में अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यदि शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज होती है तो जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमकेयर योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, लेकिन इस तरह के आरोप योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या ठोस कदम उठाते हैं, ताकि भविष्य में मरीजों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तनुज कुमार है, मैं बेसिकली बंजार से हूँ। तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया हूँ, अपने पेशेंट के साथ अटेंडेंट हूँ। उनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी का, गॉल ब्लैडर में उनका स्टोन था, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो हिमकेयर कार्ड है हमारा, उसको हमने एक्टिवेट किया है और जैसे एक्टिवेट किया फिर दवाइयाँ यहाँ पर जो है कार्ड के थ्रू फ्री मिलती हैं। अभी हमारे पेशेंट क्या है कि वो डिस्चार्ज हुए हैं, तो इस समय वो जो दवाइयाँ मिलती है फ्री मिलती हैं। वहाँ पर क्या है कि इन्होंने 10 दिन की दवाइयों के बजाय हमें 5 दिन की ही दवाइयाँ दी है और उसके अलावा अगले 5 दिन की दवाइयों के लिए ये पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको आधी दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे, जो कि कुल मिलाकर 1600-1700 रुपए के आसपास बनता है। तो ये दिखता है इनका स्कैम है, पैसे खा रहे हैं। ये हमने जो है इससे पहले मेडिसिन की स्लिप हमने ऊपर 209 पे जमा की, वहां से इशू की, और यहाँ पर देने के बाद ये आधी दवाइयाँ दे रहे हैं। दिखती सी बात है कि जो पैसे ये गवर्नमेंट से लेंगे वो पूरी दवाइयों के पैसे लेंगे और उसके अलावा आधी के एक्स्ट्रा पैसे हमसे ये ले रहे हैं। तो ये पूरा स्कैम दिख रहा है। और मैं जो है अपनी परेशानी लेकर उधर सीएमओ साहब के पास भी गया था कि ये दवाइयाँ हमें आधी दे रहे हैं और आधी के पैसे मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा हमें परेशान मत करो, यहाँ से जाओ। तो फिर हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, वो भी अब मुश्किल हो गया आज के समय में। अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, जो दवाइयाँ हमें मिलनी चाहिए थी कार्ड पे, उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं। और दूसरे हमारे बेड के साथ जो अंकल हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। उनका कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड, उस पे भी इन्होंने आधी दवाइयाँ दी और आधी के पैसे दिए। तो मैं दोबारा से जब काउंटर पे गया इनसे बात की तो इन्होंने क्या किया कि आधी दवाइयाँ ही हमारे से छीन ली वापस और कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी। मैंने इनसे नाम पूछा, नाम बताने के लिए भी ये मना कर रहे हैं और कहा कि निकलो यहाँ से, तुम्हें ये दवाइयाँ भी अब नहीं मिलेगी। दवाई छीन ली। डॉक्टर साहब के पास गया
तो उन्होंने कहा ये दवाई तो मैंने लिखी नहीं थी, इन्होंने दूसरी दवाई दे दी है। और इसके अलावा एक जो पेशेंट के लिए इम्यूनिटी के लिए पेट को साफ करने के लिए एक चूर्ण मिलता है, पाउडर मिलता है, प्रोटीन पाउडर, तो वो भी इन्होंने नहीं दिया, कहा कि हम नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास। अब ऐसे बहाने बना रहे हैं ये। इससे पहले बहाने का पता हमें यहाँ से चलता है, क्योंकि ये कह रहे हैं जब आधी दवाइयों के इनको पैसे दिए, फिर कह रहे हैं कि जब आधी दवाइयाँ इन्होंने दी, फिर बाकी आधी के लिए कह रहे हैं कि पैसे लगने। इसका मतलब दवाइयाँ है ना इनके पास, आधी दवाई के जब पैसे मांग रहे हैं तो मतलब दवाई है, बाद में ये बहाने बना रहे हैं कि दवाई नहीं है। तो 113 नंबर पे इनका मैंने नाम भी पूछा, नाम के लिए भी ये मना कर रहे हैं। तो ऐसी धांधलियां चली हुई है। इतने लोग आते हैं बेचारे हॉस्पिटल में, परेशानी लेकर आते हैं, लेकिन इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, भगा रहे हैं, कहीं बाहर लेके दवाइयों के लिए कह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है इस तरह से। मांग करते हैं कि हमें दवाइयाँ मिलनी चाहिए। अब पहले से ही परेशानी में इधर हॉस्पिटल में आते हैं अपनी परेशानी को लेकर, तो ये लोग ऐसे हमें भगा रहे हैं, कहाँ जाए हम अपनी परेशानी को लेकर। तो सरकार से क्या मांगे? तो सरकार से मांगे कि इस पे जस्टिफिकेशन हो प्रॉपरली, हमें दवाइयाँ चाहिए। जितने भी और मरीज आते हैं, मेरा हिम केयर कार्ड है और दूसरे जो पेशेंट है उनका आयुष्मान भारत कार्ड है, उस पे भी यही स्कैम चले। और इसके अलावा पता नहीं कितने पेशेंट्स हैं जो इससे पहले गए होंगे कार्ड होल्डर्स, उनके साथ भी यही स्कैम हुआ है। तो लाखों में तो ये स्कैम कर रहे हैं, फालतू में ये हमें भगा रहे हैं, इधर उधर परेशान कर रहे हैं जी। और हॉस्पिटल जैसी जगह है, जितने भी लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर आते हैं, कोई खुशी में थोड़ी इधर आया हुआ है हॉस्पिटल को। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। तो मेरी सरकार से जो मांग है वो यही है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन सा स्कैम ये कर रहे हैं और क्यों ऐसे फालतू में लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस पर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं गवर्नमेंट से। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला प्रतिनिधित्व व सम्मान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने महिला आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंबे समय से प्रयास किए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वर्ष 1997 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करने की पहल की थी और बाद के वर्षों में भी इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, विशेष करके हिमाचल प्रदेश में जो ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है और ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए इनसे ज़्यादा शुभचिंतक कोई भी नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 1997 में इंट्रोड्यूस किया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने बिल इंट्रोड्यूस किया था कि 1/3 महिलाओं को जो राज्यसभा है और लोकसभा में जो है वो जगह दी जाए, मगर उन्होंने इसका विरोध किया था। और अब दोबारा से 2023 में दोबारा से बिल पास हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में हुए और चुनाव से ठीक पहले 2023 में इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया और ये कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा और साथ में ये भी कहा कि 2029 की लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव तो उसमें इंट्रोड्यूस करते और उस महिला आरक्षण बिल को सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी सब सपोर्ट किया और सर्वसम्मति से और 2/3 बहुमत से ज़्यादा वो पास हुआ और उसमें बिल का रूप लिया गया। मगर उसमें इन्होंने खुद लिखा अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करते और जो 542 सीटें हैं उसमें ही 33% आरक्षण महिलाओं को देते, मगर इनकी मंशा ठीक नहीं थी। अब जब दोबारा से चुनाव 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरला है और पौंडीचेरी में 5 राज्यों के चुनाव थे, उसके ठीक पहले और विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल सेशन जो है वो इस बिल को पास करने के लिए बुलाया इन्होंने और चुनाव को 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर देखते थे। बीजेपी को अपने आप में पता था कि इनके पास जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये कह करके कि नंबर 1 पहले जो 2023 में बिल पास हुआ तो उसमें कहा था कि 2026-27 में जो सेंसस होगा
उस आधार पे जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब इनका स्टैंड दोबारा से क्यों चेंज हो गया? जब ये पहले बिल में 2023 में ये कहते थे कि दो नए सिरे से डिलिमिटेशन होगा और 2026-27 में जो नया डिलिमिटेशन हिंदुस्तान में होगा उस आधार पे 2029 में महिला आरक्षण बिल जो है और महिलाओं को कितनी संख्या सीटें मिलेगी वो होगा। मगर चुनावी लोकसभा विधानसभा को देखते हुए किया। और आप ड्रामा देखिए बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्टेज पे बैठाया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, बिंदल जी है, जयराम जी हैं और लोग हैं, आज से पहले आपने महिलाओं को स्टेज क्यों नहीं दिया? और आज के बाद भी आप देख लेना, उस दिन के बाद महिलाओं को कभी भी स्टेज पे कुर्सी नहीं मिलेगी। मगर एक नौटंकी और ड्रामेबाज और एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है ये ड्रामेबाजी हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की महिलाएं जानती है कि इनकी मंशा इनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की जो है 5 राज्यों में कोशिश की है और अच्छी तरह जानते थे ये बिल पास होने वाला नहीं है। ये मुझे बताए कि रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 33% जो है वो राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है वो दिया है। शुरू से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिंदुस्तान की पहली जो मुख्यमंत्री कई राज्यों में बने वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो महिलाएं जो हैं जिस प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, सबसे पहले सत्यवती डांग जो है वो 60s और 70s में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही हैं। विप्लव ठाकुर जी बनी, श्रीमती विद्या स्टोक्स बनी, प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहूँगा कि एक भी महिला का नाम बताओ कि प्रदेश की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की 1980 जब बीजेपी बनी उसके बाद 46 साल में बीजेपी ने एक भी प्रदेश की जो भाजपा की अध्यक्ष है क्यों नहीं बनाई है? अगर इतने इनको चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी और इतने ये शुभचिंतक महिलाओं के बनते, आज तक इन्होंने बनाई है। इन्होंने हमने हमेशा से लेकर के जो है, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे किसी और रूप में महिलाओं को लाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ एक नौटंकी और ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी। शिमला पहाड़ों की रानी जो अपनी ठंडी जलवायु और सुहावने मौसम के लिए जानी जाती थी, इन दिनों असामान्य गर्मी की मार झेल रही है। इसका सीधा असर शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र लोअर बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर अप्रैल मई का समय शिमला में पर्यटन सीजन की शुरुआत माना जाता है। इस दौरान देश भर से हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और बाजारों में रौनक रहती है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग ही है। पर्यटक तो शहर में आ रहे हैं, लेकिन दिन के समय तेज गर्मी के कारण वे बाजारों में ज्यादा देर तक नहीं रुक पा रहे हैं। इसका सीधा असर दुकानों की बिक्री पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले जहां दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ रहती थी, वहीं अब दोपहर के समय बाजार लगभग सूना नजर आता है। लोअर बाजार के व्यापारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि शिमला की सबसे बड़ी पहचान इसकी ठंडी जलवायु रही है, लेकिन अब मौसम में बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन तो आ रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण वे जल्दी बाजार से निकल जाते हैं। पहले लोग घंटों खरीदारी करते थे, लेकिन अब यह समय काफी कम हो गया है। इससे व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो आने वाले समय में पर्यटन आधारित व्यापार को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी बढ़ने के कारण पर्यटकों के व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग सुबह और शाम के समय बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। दोपहर के समय होटल या ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। बाजारों में घूमने खरीदारी का समय भी कम हो गया है। इस बदलाव का असर सीधे तौर पर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर पड़ रहा है, जो पर्यटन पर निर्भर है। व्यापारियों का मानना है कि स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जी, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और हमारी ये लोअर माल में दुकान है जी। हम स्वेटरों का और शॉल्स का बिज़नेस करते हैं। बट अब जैसे गर्मी बहुत बढ़ गई है, पहले हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि गर्मी हो, अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ज़्यादा ही हो गई है।
कि टूरिस्ट आता है गर्मी में, मगर मुझे लगता है टूरिस्ट के आने का भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डे टाइम में तो घूमना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो शाम को 6-7 बजे के बाद कितना बिज़नेस कोई कर लेगा 1-2 घंटे में। तो मार्केट तो इस हिसाब से काफ़ी डाउन है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से दोबारा ठंडी हवाएं शिमला में चलें और मौसम में कुछ बदलाव आए, उम्मीद चला रहे। तो बाहर से सैलानी भी आते हैं ना, वो ये उम्मीद लेके आते हैं कि शिमला आएंगे, ठंडी हवा मिलेगी, आराम से अपनी गर्मी के वहाँ से छुटकारा मिलेगा। बट यहाँ आके भी अगर इतनी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी तो लोगों को डिसअपॉइंट ही होते हैं फिर यहाँ पे आके भी। बट ये है कि हम लोग ये उम्मीद नहीं लगाते हैं कि इतनी जल्दी इतनी गर्मी हो जाएगी। अभी जैसे आप सोचिए 23-24 अप्रैल ही हुई है, तो इतनी गर्मी यहाँ पे हो गई है, तो हम उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि इतनी जल्दी इतनी गर्मी पड़ जाएगी। देखिए पहले तो बारिश रही है और मौसम बहुत बढ़िया रहा है, सब लोग बड़े आराम से। मार्च के शुरू में तो बहुत गर्मी हो गई थी एकदम, फिर उसके बाद बारिशें वगैरह चलती रही तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बट अब ये 4-5 दिन से गर्मी कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है जी। बगलामुखी जयंती के पावन अवसर पर शिमला के लोअर बाजार में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। स्थानीय व्यापारियों ने इस दिन को विशेष बनाते हुए माता के प्रसाद का वितरण किया और समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः काल कालीबाड़ी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ की गई। श्रद्धालुओं और व्यापारियों ने मिलकर माता बगलामुखी का पूजन किया और विशेष प्रसाद अर्पित किया। पूजा के बाद व्यापारियों ने लोअर बाजार क्षेत्र में आम लोगों के बीच प्रसाद वितरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना को मजबूत करना भी था। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इस तरह के सामूहिक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की आवश्यकता और बढ़ जाती है, ताकि लोग एक दूसरे के करीब आ सके और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिल सके। इस आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष नेगी की भी विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने भी प्रसाद वितरण में भाग लेते हुए लोगों को एकता और सद्भाव का संदेश दिया। इसके अलावा स्थानीय व्यापारी तरुण राणा ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम में शामिल अन्य व्यापारियों और नागरिकों ने भी ऐसे एक प्रेरणादायक पहल बताया। बगलामुखी जयंती हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पर्व बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। वे शत्रु, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश करती है। इस वर्ष बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार को मनाई गई, जो वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि को पड़ती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। पीली वस्तुओं का भोग लगाने से विशेष फल प्राप्त होता है। माता के 108 नामों का पाठ करने से जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की गई पूजा में शत्रु भय समाप्त होता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की भी मान्यता है। लोअर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही देखने को मिली। कई लोगों ने परिवार सहित मंदिरों में दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। व्यापारियों द्वारा किए गए इस आयोजन ने धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी परिचय दिया है। कार्यक्रम के अंत में व्यापारियों ने यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे, ताकि समाज में एकता, सहयोग और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता रहे। लोअर बाजार में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का भी एक मजबूत संदेश देकर गया। सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों, क्षेत्रवासियों को बगलामुखी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज शिमला के हमारे लोअर बाजार में जो व्यापारी है, उन लोगों ने माँ बगलामुखी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रसाद वितरण का जो है कार्यक्रम रखा है। और माँ कालीबाड़ी जो हमारे क्षेत्र की माँ है, उनके वहाँ पर माँ बगलामुखी जो स्थापित है, वहाँ पर सुबह जो प्रसाद चढ़ाया गया था, उसके बाद जो है यहाँ लोअर बाज़ार में जो है प्रसाद बांटने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि क्षेत्र की और हम सभी लोगों की जो है, हम सभी के ऊपर जो माता रानी की कृपा बनी रहे और क्षेत्र का विकास हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जीने जीने मैया जी दिल तो आए, बिना कुछ मंगे आई सब कुछ पाया।
हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पुराना होशियारपुर रोड स्थित प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई झुग्गियां जल के राख हो गई। इस घटना ने इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया और दर्जनों परिवार बेघर हो गए। लोगों के अनुसार आग अचानक एक झुग्गी से शुरू हुई और तेज हवाओं के कारण कुछ ही मिनटों में आसपास की झुग्गियों तक फैल गई। झुग्गियां टीन, प्लास्टिक और लकड़ी जैसे ज्वलनशील पदार्थों से बनी होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना के समय अधिकांश लोग अपने काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठती दिखी, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाना शुरू कर दिया। कई परिवार अपने जरूरी सामान तक नहीं ले पाए और उनकी पूरी जमा पूंजी आग की भेंट पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का सहयोग किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस आग जलने में कई झुग्गियां पूरी तरह जल गई है। प्रभावित परिवारों में अधिकांश प्रवासी श्रमिक हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। घरेलू सामान पूरी तरह जल चुका है। कपड़े, राशन और जरूरी दस्तावेज भी नष्ट हो गए हैं। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को अब मजबूर हो जाएंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अस्थायी राहत शिविर लगाने और पीड़ितों को भोजन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभिक आशंका चूल्हे से उठी चिंगारी बताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि झुग्गी बस्तियों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते हैं, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि झुग्गी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के उपाय किए जाए, बिजली कनेक्शन की सुरक्षित व्यवस्था हो, आपातकालीन सेवाओं की पहुँच और तेज की जाए। ऊना के पुराना होशियारपुर रोड पर हुई इस भीषण आग ने एक बार फिर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षा और कमजोर हालात को उजागर कर दिया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती न केवल प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की भी है। यह हादसा एक चेतावनी है कि शहरी विकास के साथ साथ कमजोर वर्ग की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है।